हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. यू आर enjoying my lessons at my YouTube channel, that is Biogyan. So this video is the continuation video of my previous one, which was about the respiration. So in this video we will study about the human respiratory system. If you all guys are liking my videos, if you are liking my teaching style, if you are liking my content, then please share the videos with your friends and subscribe my YouTube channel Biogyan. Now अब हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं. आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, मीन्स पढ़ लेते हैं क्या कुछ हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या कुछ लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ओके, सो ब्रिंग आउट योर पेपर, ब्रिंग आउट योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग. यस, हाँ जी, लास्ट वीडियो जो था दैट वाज अबाउट द रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन बेसिकली हमारा होता है दो प्रोसेसेस से मिलकर के बनता है. ये बेसिकली पहली प्रोसेस होगी ब्रीदिंग, दूसरा प्रोसेस होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है दैट इज द वेंटिलेशन प्रोसेस ऑफ द बॉडी. इसके थ्रू हमारा ह्यूमन बॉडी वेंटिलेट हो जाता है. ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की या दूसरे एनिमल्स की ही बॉडी क्यों ना हो, सभी की बॉडी ब्रीदिंग फिनोमेना के थ्रू वेंटिलेट हो जाती है. अब कैसे वेंटिलेट हो जाती है? वेंटिलेट हो जाती है बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिमूविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. सो इन दिस वे ब्रीदिंग प्रोसेस से हमारा बॉडी वेंटिलेट हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हमारी एक एक सेल को ऑक्सीजन मिल जाता है. तो इन दिस वे ब्रीदिंग जो रेस्पिरेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है हमारा ब्रीदिंग एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा पॉसिबल हो पाता है जब हमारी बॉडी में CO2 बनेगा, तभी तो पॉसिबल होगा ना. तो बॉडी में CO2 बनता है बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द food. In this way, complete oxidation of the food helps in the generation of carbon dioxide, and exchange of gases helps in the removal of the carbon dioxide produced by the oxidation of the food. Clear? And breathing helps in the ventilation. So in this way respiration एक complex process होता है. So this was all about the respiration which we had studied in our last lesson, that was about the respiration. Now in this video we will study how human respire, यानी humans के अंदर respiration कैसे होता है, कहाँ होता है और किस किस की हेल्प से होता है, वो सभी चीज़ें हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे. सो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर और आज का लेसन. सो यस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा किन किन चीज़ों से बना है. डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट वाज द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो इन दिस वे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में हमने स्टडी करा. अब पार्ट्स बना करके स्टडी करने से क्या होता है कि हमारे लिए चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है. ऐसे ही जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको भी हम अगर दो पार्ट्स में पढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझना. सबसे पहला होगा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. देन है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, then is respiratory organ. अब respiratory tract and respiratory organ. So both these collectively form the respiratory system. इन दोनों से मिलकर के ही हमारा क्या बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है. जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल के मिलने से हमारा क्या बन रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम. ऐसे ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रेस्पिरेटरी सिस्टम बन रहा है. सो इजी. नाउ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्चुअली है क्या? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा वो पाथवे है, इट इज अ पाथवे विच इज फॉलोड बाय
which is followed by the inhaled air, which is followed by the inhaled air. Clear? And respiratory organ क्या है? Respiratory organ is the site or the organ is the site at which the respiration or the exchange of gases takes place. जहां पर respiration actually होता है उसको हम कहेंगे respiratory organ. Clear? Now अब हम देखते हैं कि पाथवे यानी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें हैं, कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, हम वो चेक करते हैं. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे जो पाथवे में इन्वॉल्व हैं ऑर्गन्स, दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सटर्नल नेयर्स. एक्सटर्नल नेयर्स आर नथिंग जस्ट द नॉस्ट्रल्स, जो हमारे नोज में नॉस्ट्रल्स यानी बाहर जो ये हमारे होल्स प्रेजेंट होते हैं नोज के बाहर, जिनके थ्रू हम एयर इनहेल करते हैं, दीज आर द नॉस्ट्रल्स. क्लियर? आफ्टर द नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल नेयर्स के बाद द इनहेल्ड एयर, एक्सटर्नल नेयर्स और नॉस्ट्रल्स किसमें करेंगे? दे हेल्प्स इन द इनहेलेशन ऑफ द एयर, दे हेल्प्स इन द इनहेलेशन ऑफ एयर. एयर के इनहेलेशन में ये हेल्प करेंगे. दैट्स इट. इसके अलावा इनका कोई और फंक्शन है ही नहीं. इसके बाद आता है हमारा क्या? इसके बाद आते हैं हमारे नेजल चैम्बर्स और नेजल कैविटीज. नेजल चैम्बर्स और नेजल कैविटीज. नेजल कैविटीज क्या करती हैं? नेजल कैविटीज हमारी क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं. नेजल कैविटी हमारी लाइंड होती है, यू कैन से द कैविटी एट इट्स इनर साइड और यू कैन से एट इट्स आउटर साइड इज लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से लाइंड होती है. अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब एपिथेलियम विच इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल्स. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब होता है एपिथेलियम. एपिथेलियम तो पता होगा और ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है. आपका टिश्यूज वाला जो चैप्टर था उसमें एनिमल टिश्यूज नाम से एक टॉपिक था. उस टॉपिक में हमारे डिवीजन था दैट वाज एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. तो उनमें से जो हमारा सबसे पहला टिश्यू जो हमने पढ़ा था वो था एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आ जाती है. एपिथेलियम दैट इज made up of or composed of several layers of cell. क्योंकि अब इसके पास सेवरल यानी कई सारी लेयर्स हैं सेल्स की, इसीलिए हम इसको कह देते हैं स्ट्रेटा. स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर बनना, तो इसीलिए ये हो जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. इसके बाद अब देखते हैं हम, ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बना होता है. अब ये होता क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की वजह से यहाँ पर हमारी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं. क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस. एज वेल एज दे हैव द हेयर ऑल्सो. यहाँ पर नेजल हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, नेजल हेयर होंगे ये. क्लियर? सो बोथ दीज म्यूकस एंड द नेजल हेयर, व्हाट दे विल डू? nasal hair and mucus, they will filter the air. वो हमारी एयर को फिल्टर करेंगे. हाउ डू दे फिल्टर द एयर? दे विल फिल्टर द एयर बाय कैप्चरिंग द germs and the dust particles from it. By capturing the germs and dust particles from air. And dust particles from air. In this way, हमारे पास जो nasal cavity से एयर इनहेल्ड एयर होगी, वो इनहेल्ड एयर हमारी कैसी होगी? अब
फिल्टर्ड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब यहां से हमारे पास जो एयर आगे पास ऑन होगी वो कैसी होगी? फिल्टर्ड एयर होगी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं जर्म फ्री एयर होगी। क्या होगी? जर्म एंड डस्ट फ्री एयर होगी। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर एयर को फिल्टर करता है नेजल चैम्बर, साथ साथ ये एयर को वार्मथ भी प्रोवाइड करेगा, है ना? एयर को वार्मथ भी प्रोवाइड करेगा, वार्मथ टू द एयर। अब जो हमारी इनहेल्ड एयर होगी, इनहेल्ड एयर हमारी फिल्टर्ड भी होगी एज वेल एज वार्म एयर भी होगी। अब वार्मथ प्रोवाइड करने का रीजन क्या है? एज यू ऑल नो दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव अ normal body temperature of 37 degrees Celsius. So whatever we do, whatever our body perform any kind of activities, वो सभी activities जैसे temperature को maintain करने के लिए, जैसे आप sweat भी करते हो, आपको shivering भी होती है, तो वो सभी activities होती हैं आपके body के temperature को maintain करने के लिए। Similarly अगर कोई भी चीज़ हम inhale कर रहे हैं या हम अपनी body में एनवायरमेंट के थ्रू ले रहे हैं, अपनी बॉडी, हमारी बॉडी खुद से ही अगर उसको ले रही है तो वो उसको एक ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेट कर देगी जो कि हमारी बॉडी के लिए सुटेबल हो। ठीक है? तो यहाँ पर हमने एयर को वार्मथ भी प्रोवाइड कर दी, हमने उसको एयर को फिल्टर भी कर दिया। तो अब ये जो एयर है ये आगे हमारी पास ऑन होगी किधर? ये हमारी आगे पास ऑन होगी फर्दर इंटरनल लेयर्स में। आप लोगों ने स्कल्स देखे हैं, और स्कल्स ओरिजिनल नहीं देखे हो तो आपने स्कल के मिनिएचर्स तो बहुत देखे होंगे, की चेन्स में भी आते हैं, समटाइम्स किसी बैग पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसका पिक्चर भी बना हुआ होता है। सो आपने देखा हो स्कल में, तो स्कल में इधर की तरफ ये पोर्शन पर, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर उसमें हमारे दो होल्स होते हैं, दो आपको छेद दिखाई देते हैं, जिनको देख करके आप ये अंदाजा लगाते हो कि यहाँ पर इस स्केलेटन की नोज होगी, और वो अंदाजा आपका बिल्कुल सही होता है, वहां पर नोज ही होती है। क्यों? क्योंकि वो जो दो हमारे छेद होते हैं, दोज टू होल्स आर नोन एज द इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स दे जस्ट विल पास, वो पास करेंगे एयर को, बस दे विल पास द विच एयर? फिल्टर्ड एयर। वो सिर्फ हमारी फिल्टर्ड एयर को पास करेंगे। क्लियर? यहां तक आया समझ में? इससे आगे हम मूव करते हैं हमारा फेरिंग्स एंड लैरिंग्स पर। अब फेरिंग्स जो है ये हमने तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गया? यस, बिल्कुल सही, क्योंकि फेरिंग्स ही एक हमारा ऐसा फनल शेप्ड ऑर्गन होता है जिसमें विंड पाइप भी होती है और जिसमें हमारी फूड पाइप भी होती है। अब फूड पाइप क्या करती है? एजोफेगस, है ना? फूड पाइप क्या करती है? हमारा फूड बोलस को बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाती है ना? सिमिलरली विंड पाइप क्या करती है? फिल्टर्ड एयर को नेजल चैम्बर से कहां पहुंचाएगी? इंटरनल लेयर से थ्रू। इंटरनल लेयर्स के थ्रू जो नेजल चैम्बर से फिल्टर्ड एयर एंटर हुई, इट विल पास दैट एयर टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के थ्रू कहां जाएगी? लंग्स में जाएंगे, है ना? ट्रैकिया ही तो हमारी विंड पाइप होती है ना? ट्रैकिया के थ्रू ही हमारी विंड पाइप, यानी ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया के थ्रू ही हमारी जो फिल्टर्ड एयर होगी वो कहाँ पहुंचेगी? लंग्स तक। वेरी गुड। ठीक है, तो फेरिंग्स का हमारा इतना ही काम है, और साथ साथ फेरिंग्स के अंदर हमारा ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस, दिस टू स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। व्हाट दे डू? दे प्रिवेंट द or they block the entry of food, in which entry of food into windpipe। windpipe क्या है? अभी हमने पढ़ा ट्रैकिया। यस, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। windpipe दैट इज ट्रैकिया, है ना? ट्रैकिया में पहुंचने के बाद
ट्रैकिया में पहुंचने के बाद हमारा जो फिल्टर्ड एयर है अब वो कहाँ जाएगा? अब यहाँ से आगे आगे जो भी हमारा फिल्टर्ड इनहेल्ड एयर होगा वो हमारा आगे आगे पास ऑन होता जाएगा अप टू एल्वियोलाइज ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है, अभी हम एक बार इसको देखते हैं। ट्रैकिया जो है ये हमारी होज पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? होज पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से ये एक होज पाइप है ना, जैसे हमारी होज पाइप नाइलॉन लाइक मटेरियल की बनी होती है, थिन शीट्स, उसकी थिन शीट्स की बनी हुई होती है। ऐसे ही हमारा जो ट्रैकिया होता है ये भी हमारा एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये भी हमारा थिन मेम्ब्रेनस लाइनिंग होती है, यहाँ पर थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक। ठीक है, अब जैसे होज पाइप आप लोगों ने देखी होगी जनरली ये कि जो होज पाइप होती है ना, होज पाइप में जैसे ही पानी एक प्रेशर के साथ आता है देन इट विल स्वेल अप, तो वो स्वेल अप हो जाती है। अब जैसे ही हमने उस टैप का, ये आपको होज पाइप अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो होज पाइप आपको जो आपने जो अभी के जो हमारे ये फायर ब्रिगेड्स होते हैं, फायर ब्रिगेड्स में आपको ये बहुत इजीली देखने को मिल जाएगी। फायर ब्रिगेड्स में ये होज पाइप जो होती है, क्योंकि एक तो ये पतली होती है तो इसीलिए ये कम स्पेस करती है, कैरी मीन्स कम स्पेस को ये कवर करती है। अब अगर ये कम स्पेस कवर करती है तो ये उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि इसका जो लेंथ होता है वो बहुत लंबा ये ले सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे फायर ब्रिगेड है ना, फायर ब्रिगेड में जनरली देखने को मिलती है। तो अब जैसे ही होज पाइप में पानी का प्रेशर होता है इट विल स्वेल अप, जैसे ही पानी का प्रेशर खत्म होगा इट विल कोलैप्स, वो कोलैप्स हो जाते हैं और उसको फोल्ड करके ये लोग रख देते हैं। सिमिलरली ट्रैकिया में भी ऐसा ही होता है, बट ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं होता। उसका रीजन है दीज कार्टिलेज रिंग्स। क्या होगा? कार्टिलेज रिंग्स है यहाँ पर। अब जो ये कार्टिलेज रिंग्स हैं, ये रिंग्स क्या करती हैं? दीज रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। क्या है ये? कार्टिलेज रिंग्स। अब ये कार्टिलेज रिंग्स जो हैं ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Cartilage is a type of connective tissue. Second thing, it is similar to the bone-like material, or it is similar to the bone in its chemical composition, but not equal to the bone. Bone जितना strength इसमें नहीं होता है, ये bone से ज़्यादा इलास्टिक होता है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। कार्टिलेज रिंग्स की वजह से ये कोलैप्सिंग नहीं हो पाती है, इसकी नहीं हो पाती है ना। दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। अब ट्रैकिया की कोलैप्सिंग कब होगी? जब एयर का प्रेशर यहां पर कम होगा। प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। When pressure of air is low. Clear? When pressure of air is low. तो यहां पर हमारी ये ट्रैकिया तक हो गया। अब ट्रैकिया जो है ये आगे हमारा डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ट्रैकिया के बारे में आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। थिन मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। कार्टिलेज रिंग्स हमारी कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करती हैं। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सिमिलर होता है अपने केमिकल कंपोजिशन में टू द बोन्स, बट नॉट एग्जैक्टली सेम लाइक द बोन। क्यों? क्योंकि बोन जो होती है वो हमारा हार्डेस्ट मटेरियल होती है इन द ह्यूमन बॉडी, एंड कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है। स्ट्रेंथ उसमें भी उतनी ही होती है लेकिन वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है। क्लियर? अब इसके बाद अब एक चीज और कि आप लोग अपनी कार्टिलेज रिंग्स को यहां से फील कर सकते हो।
सी यहाँ अपनी इसको टच करो, गर्दन पे टच करो, थोड़ा सा अंदर की तरफ अपनी फिंगर्स को प्रेस करो आराम से, ज्यादा जोर से करोगे तो गला दब जाएगा और आपको वॉमिट जैसा फील होगा। यहाँ पर हमारे अंदर की तरफ आप देखोगे कि आपको रिंग्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना? दीज आर कार्टिलेज रिंग्स। यस। अब ट्रैकिया जो होता है हमारा, इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई। अब जो ये ब्रोंकाई है ये हमारी आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कई सारी होती हैं। प्राइमरी ट्रैकिया जो है वो डिवाइड करेगा प्राइमरी में, प्राइमरी आगे डिवाइड करेंगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड करेंगे टर्शरी में, टर्शरी से आगे हमारे हो जाएंगे क्या? ब्रोंकियोल्स। क्या हो जाएंगे? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स देन विल एंड अप इनटू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं? ये भी हमारे थिन मेम्ब्रेनस सैक होते हैं। दे आर थिन मेम्ब्रेनस सैक। थिन मेम्ब्रेनस सैक होते हैं। अब सैक यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर, बट एक्चुअली ये बलून जैसे होते हैं, है ना? अगर हम लंग को अंदर से देखें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम लंग्स की देखें या वैसे भी अगर हम कोई इसका चार्ट देखें, लंग्स का अगर हम चार्ट देखें तो हमें लंग्स जो है ना वो ऐसे दिखाई देंगे अंदर से, जैसे ही हमने ट्रांसवर्स सेक्शन उसका देखा तो हमें लंग्स दिखाई देंगे कैसे? बंच ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे बंच ऑफ ग्रेप्स रखे हैं, है ना? क्योंकि वो डिवीजन जो है ना वो लंग्स में इतना ज्यादा हो जाता है इनका, क्योंकि अभी हम जब देखते हैं बोर्ड पर जब भी डायग्राम बनते हैं तो वो 2D बनते हैं, है ना? 2D भी प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, तो वो 2D ही बनते हैं, वो भी पूरे अच्छे से हमें नहीं दिख पाते, तरीके से समझ में नहीं आते, लेकिन एक इमेजिनेशन हमारी रहती है, तो इमेजिनेशन को हमें यूज करना चाहिए, अपनी इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए और उन डायग्राम्स के थ्रू हमें कुछ अच्छे से समझना चाहिए। सो अब आगे चलते हैं हम। तो आगे जो हमें अब डायग्राम बनाना है उसके लिए मुझे ये सारा क्लीन करना होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप लोगों को आया समझ में? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम external layers, then nasal cavities, then internal layers, then trachea, pharynx, then trachea, then हमारा bronchi, bronchioles and alveoli. So ये सब था हमारा क्या? Yes, very good. Respiratory tract. अब हम देखते हैं हमारा respiratory organ, लेकिन इससे पहले हम अपने respiratory tract के इसको पूरा कर देते हैं थोड़ा। ये इस तरह से 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बनी। ये क्या बनी हमारी? हमने अभी पढ़ा ना कि ट्रैकिया से, ये है हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया से हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई बनेगा। प्राइमरी ब्रोंकाई विल एंटर, दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई, ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई है, दे विल एंटर इनटू द 2 लंग्स। लंग्स जो है वो हमारे समवट ट्रायंगुलर शेप में होंगे, ठीक है? यस, लेफ्ट मुझे लेफ्ट राइट में बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, अभी मैंने ऐसे यहाँ पर लेफ्ट की पोजीशन को क्यों देखा और राइट को अलग से क्यों देखा? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग के मिडल में एक हमारा नॉच होता है। अब वो नॉच क्यों होता है, इस नॉच का नाम क्या होता है वो देखते हैं हम। ये जो नॉच है ना, ये वाला देखो, ये अंदर की तरफ जो ये नॉच हुआ है, ये नॉच जो है, ये नॉच होता है कार्डियक नॉच। इसको क्या कहते हैं हम? कार्डियक नॉच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट प्लेस्ड होता है। क्या होता है? यहाँ पर हार्ट प्लेस्ड होता है, इसीलिए इसको कार्डियक नॉच कहा जाता है। आपकी लैब में ह्यूमन टोर्सो जरूर होगा, बायो लैब में, है ना? और 10th क्लास में हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो लेबोरेटरीज में होंगे। तो आप लोग अपने लैब में जाकर के जरूर इस चीज को देखना कि हमारा जो हार्ट होता है ना वो हमारी बिल्कुल फिस्ट के साइज जितना ही होता है। सिमिलरली हमारा स्टमक भी जो होता है ना वो हमारी फिस्ट के साइज के, ऑलमोस्ट फिस्ट के साइज के जितना ही होता है। अब देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर। अभी हमने क्या पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कि जो हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, इट विल डिवाइड इनटू, एज इट एंटर इनटू द
lungs, it will divide into secondary bronchi. Secondary bronchi will further divide into tertiary bronchi. Tertiary bronchi then will further divide into smaller bronchioles. These bronchioles will then end up into these balloon-like structures, जिनको हमने क्या कहा? Alveolar sac. Very good. See, हमारे इस तरह से alveolar sac, इन्हें हम क्या कहेंगे? Alveolar sac. तो इस तरह से हमारे alveolar sac दोनों लंग्स में होंगे, ठीक है, हमारे दोनों लंग्स में होंगे, ये लेफ्ट लंग, एक ये राइट लंग. अब देखते हैं इनकी पोजीशन. ये हमने देख लिया लंग्स क्या है, कॉनिकल शेप के हैं, पिंक इन कलर एट द टाइम ऑफ बर्थ. एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पर इनका कलर जो होगा वो होगा पिंक. आफ्टर, और यू कैन से एट अडल्टहुड, इनका कलर हो जाएगा ग्रे. एट अडल्टहुड इनका कलर हो जाएगा ग्रे. अब ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कार्बोनिफेरस कंपाउंड्स. जो कार्बोनेशियस हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके डिपोजिशन की वजह से हमारे लंग्स का, एल्वियोलाइज का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, दैट बिकम्स ग्रे. क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लंग्स की बॉडी में पोजीशन क्या है. हमारे लंग्स की बॉडी में पोजीशन होती है रिब केज. अब रिब केज कैसे बनता है? रिब केज इज फॉर्म्ड बाय द 7 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स. 1 2 3 4 5 6 7. Similarly 1 2 3 4 5 6 7. इस तरह से हमारे पास 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं. ये जो मैंने यहाँ पर रिंग्स बनाए हैं ये 7 पेयर्स ऑफ रिब्स दिखाने के लिए बनाए हैं. ये जो मैंने यहाँ रिंग्स बनाए हैं, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट द रिब्स. क्लियर? तो ये जो एक एक रिब होती है हमारी, ये जो रिब है, ये हमारा रिब्स जो है हमारी, ये हमारी 7 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स. ट्रू रिब और फॉल्स रिब में तो आपको डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं तो ये भी मैं बता देती हूँ. ट्रू रिब्स होती हैं जो बिल्कुल कंप्लीट होती हैं, यानी जो बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं और फ्रंट साइड में ये हमारी चेस्ट बोन दैट इज स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं. और जो बाकी की हमारी, क्योंकि रिब्स हमने पढ़ा है कि 12 पेयर्स होती हैं, बाकी की जो हमारी 3 पेयर रिब्स होती हैं वो तीनों इकट्ठी हो जाती हैं और हमारी 7th पेयर ऑफ रिब में आकर के अटैच हो जाती हैं. और बाकी की 2 हैं जो 11 एंड 12, वो हमारी कहाँ रहती है? फ्लोटिंग रिब्स. वो इनकम्प्लीट रिब्स हैं. ठीक है? दे प्रोटेक्ट, दोज फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट द किडनीज एंड this rib cage or this 7 pairs of true ribs protect our lungs. अब ribs जो हैं ये हमारे बैक साइड पर किससे कनेक्टेड हैं? These are connected to the back side, at back side connected to the vertebral column. To the vertebral column. And in front side, these are connected to sternum, that is chest bone. That is chest bone. Clear? अब sternum इस तरह से, अब देखो आप कि एक रिब ये हमारी पीछे से यहाँ कनेक्ट हुई वर्टिब्रल कॉलम से, आगे ये फ्रंट में कनेक्ट हो गई हमारी किससे?
हमारे स्टर्नम से। सो इन दिस वे ये 7 रिब्स हमारी इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होती चली जाएंगी, यानी एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती चली जाएंगी। एक दूसरे के साथ नहीं, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम, फ्रंट साइड में स्टर्नम से कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो इस तरह से ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी। और जो ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? रिब केज। इसी रिब केज में हमारे लंग्स रहते हैं। एंड दिस रिब केज इज ऑल्सो नोन एज थोरेसिक कैविटी, या दिस रिब केज हेल्प्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, यानी फॉर्मेशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमेन में वो हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। चाहे हमारा लीवर है, लंग्स बोल रही थी मैं, चाहे लीवर है, चाहे हमारा स्टमक है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एवरी पार्ट ऑफ the digestive system is present in the abdominal cavity. And abdominal cavity and thoracic cavity, these are separated by a thin line or thin line of membrane which is known as diaphragm, which is known as diaphragm उसको हम कहते हैं। क्लियर? अब डायफ्राम के बाद अब दोनों कैविटी हमारी सेपरेट हो गई, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। इन दिस वे हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, आप देखो रिब केज से ये फ्रंट में इनक्लोज हो गई, रिब केज से ये फ्रंट में इनक्लोज हो गई, डायफ्राम से ये नीचे से इनक्लोज हो गई, ऊपर से ये हमारा, क्योंकि जो रिब केज है वो कुछ ऐसे इस स्ट्रक्चर में बनता है ना, ऐसा होता है। तो रिब केज, क्योंकि ये चीज आपको पता लगेगी जब आप अपने बायोलैब में स्केलेटन सिस्टम को या स्केलेटल को देखोगे तो पता लगेगा। तो क्या होगा, आपको पता लगेगा कि ऊपर से जो हमारा रिब केज होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा रहता है, ये ऊपर से थोड़ा सा बंद, नीचे से थोड़ा सा ओपन, है ना। सो अब इस तरह से हमने पोजीशन देख ली कहाँ प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि हमारे लंग्स की मेम्ब्रेन्स क्या क्या हैं, या इसके बाहर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है। इसकी मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं, लंग्स जो होते हैं, दीज आर, मैं ये रिब्स को भी क्लीन कर रही हूँ यहाँ से ताकि आपको मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई दे। डायफ्राम भी निकाल दिया हमने, इधर से भी हम रिब्स को निकाल देते हैं। अभी हमें सिर्फ लंग्स पर ध्यान देना है कि लंग्स में हमारी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, या क्या क्या लाइनिंग्स यहाँ प्रेजेंट है। अब जो हमारे लंग्स होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लूरा। अंदर की तरफ एक लेयर है, अंदर की तरफ है एक, जिसको हम कहेंगे विसरल, जिसको हम कहेंगे विसरल प्लूरा। क्या कहेंगे हम इसे? विसरल प्लूरा। अब एक लेयर हमारी होती है बाहर की तरफ, जिसे हम कहेंगे पेरिएटल प्लूरा। क्लियर? इसे हम कहेंगे पेरिएटल प्लूरा। ये क्या है हमारी? पेरिएटल प्लूरा। और अंदर वाली है जो लेयर, उसे हम कहेंगे विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में है हमारा एक कैविटी, जिसे हम कहेंगे प्लूरल कैविटी। ये कैविटी है ना, इस कैविटी को हम कहेंगे प्लूरल कैविटी।
This pleural cavity is filled with the fluid which is known as pleural fluid. Which is known as pleural fluid. अब जो ये प्लूरल फ्लूइड होता है ये हेल्प करता है लंग्स के लिए एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके रखने में. नेगेटिव का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर नेगेटिव 125, नेगेटिव 130 जितना भी आप करना चाहो. नेगेटिव साइन से मतलब नहीं होगा. नेगेटिव का मतलब यहाँ होगा कम, यानी कंपैरिजन में दूसरे एनवायरनमेंट के सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम प्रेशर यहाँ पर होगा. ताकि नेगेटिव प्रेशर इसीलिए बना करके रखेगा ताकि जो हमारे लंग्स प्रॉपर अपनी शेप में रह पाए. इसीलिए यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर बना करके रखा जाता है. बाय हुम? बाय द प्लूरल फ्लूइड. तो ये भी देख लिया हमने कि लंग्स के अंदर हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि लंग्स के अंदर हमारा ना एक ओब्लिक फीचर होता है. इस तरह से बाहर से देखेंगे ना हम, तो लेफ्ट लंग में एक ओब्लिक फीचर रहेगा. इसको हम क्या कहेंगे? ओब्लिक फीचर. और जो हमारा राइट लंग होगा उसमें इस तरह से एक फीचर तो ये रहेगा और एक फीचर ये रहेगा. ये वाला तो हमारा होगा ओब्लिक और ये वाला होगा हमारा ट्रांसवर्स. Oblique fissure and transverse fissure. Clear? So this was all about the lungs. For the mechanism of exchange of gases, उसके लिए हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. यस, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए ही है. आपको पसंद आ रहा है, वेरी गुड. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय न्यू चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.